हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लेके आए हैं अगेन आपके लिए जीके का मॉक नंबर 3 है। ये 25 क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। देखो, पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का और वो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है रिगार्डिंग द इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री जुलाई 2025 स्नैक न्यूट्रिशन कैंपेन के बारे में। तो स्नैक न्यूट्रिशन कैंपेन के बारे में इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री जुलाई 2025, तो स्नैक न्यूट्रिशन कैंपेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको अब स्टेटमेंट सिखाती हूँ। तो ये देखिए, स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है कि जो कैंपेन है वो बिगेन होता है विद अ पायलट प्रोजेक्ट एट द एम्स भोपाल टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल कंटेंट इन स्नैक्स। यानी कैंपेन जो है वो एम्स भोपाल में स्टार्ट हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट देखो, पोस्टर्स डिस्प्लेइंग शुगर, फैट एंड ट्रांस फैट कंटेंट वर प्लेस नियर द फूड स्टॉल्स। तो जो पोस्टर्स से जो शुगर, फैट, ट्रांस फैट का बता रहे थे वो फूड स्टॉल्स के पास थे, ना कि वो हेल्थियर चॉइस के लिए लोगों को गाइड कर सकें। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो कैंपेन है प्रमोट करता है कंप्लीट बैन ऑन द स्नैक्स लाइक समोसाज एंड बिस्किट्स इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये कहता है बैन होने चाहिए कम्प्लीटली। एंड चौथा कहता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर एनकरेज टू सपोर्ट द कैंपेन बाय प्रमोटिंग द हेल्दी फूड ऑप्शन एंड एनकरेजिंग द फिजिकल एक्टिविटी। तो बताइए कौन सी इसमें से आपका ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन 2 एंड 4 आर ओनली करेक्ट, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इनकरेज करा गया, ये स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरा जो पोस्टर डिस्प्ले कर रहे थे शुगर और ट्रांस फैट का कंटेंट, ये सिर्फ हेल्थियर चॉइसेस के लिए पीपल को गाइड करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। पहला वाला भी गलत है और तीसरा वाला भी गलत है, कम्प्लीटली बैन वाला। ऑलराइट, चलिए लेट्स कम टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि लोकमान्य तिलक जो है वो फेमस हैं। दो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स उनने बेसिकली लिखे हैं। तो देखो, एक तो लिखा है उनने केसरी और एक लिखा है महाराठा। अब ये जो महाराठा है ये तो इंग्लिश में पब्लिश हुआ है, महाराठा इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश है, और जो केसरी है, केसरी आपकी मराठी में है। ठीक है, महाराठा महाराठा जो है रट्टा, महारट्ठा, ये तो इंग्लिश में है, बट मराठी में कौन सा है? केसरी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहा है बाय विच ईयर, कौन से ईयर तक जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है वो लॉन्च हुआ था 2023 में, और उसने कब तक का एम कर रखा है कि डिज़ीज़ को इरेडिकेट करेंगे। तो इन्होंने एम कर रखा है 2047 तक, इनका टारगेट गोल है 2047 तक का। 2023 में एम करा था और 2047 तक एम है इनका। तो इंडिया ने स्क्रीन करा ओवर 6 करोड़ इंडिविजुअल, और उनने टारगेट जो अपना एक अलाइन रखा है कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस की जब सेनेटरी होगी, सेनेटरी नहीं, आई एम सॉरी, सेंटेनरी यानी 100 ईयर्स हो जाएंगे। जैसे 1947 है ना, और अब 2047 आएगा, 100 साल हो जाएंगे, तब होंगे इंडिपेंडेंस को, है ना। मतलब अब देखो 100 साल भी नहीं हुए अभी इंडिपेंडेंस को, समझ रहे हो, इस बात को समझना। तो तब जाके इन्होंने ये टारगेट रखा है कि जो नेशनल सिकल सेल है ना वाला मिशन, एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इसको हम अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कल्चर पे। देखो, अब कल्चर से रिलेटेड क्या सवाल है। पहला है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय द इल्तुतमिश। सो कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है। सांची स्तूपा एक जैन मॉन्यूमेंट है, गलत है। कोणार्क सन टेम्पल इज शेप्ड लाइक अ चैरियट एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य, ये भी ठीक है। भाई ये जैन मॉन्यूमेंट नहीं है, सांची स्तूपा जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। क्या है गाइस? बुद्धिस्ट का मॉन्यूमेंट है, और वो गुप्ता पीरियड का नहीं है, वो तो जो अशोका ने करवाया था, तो अशोका एम्परर, और वो तो मौर्यन एम्पायर के है ना, मौर्य है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि 1 एंड ओनली 3। तो देखिए, ये क्वेश्चन में आप समझ गए होगे कि स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है, क्योंकि सांची स्तूपा बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट नहीं है, मतलब जैन मॉन्यूमेंट नहीं है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बुद्धिस्ट है सांची स्तूपा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पॉलिटी को लेकर सवाल आया, कुछ पॉलिटी को लेकर सवाल देखते हैं। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है 8th शेड्यूल को लेकर, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट, बताओ आप। सो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर करेक्ट है। एंड दूसरा क्वेश्चन भी देख लो पॉलिटी का, कि कौन सा प्रोविजन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ इंडियन फेडरेशन की, सो विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द इंडियन फेडरेशन। सो ये कौन सा वो है, तो इसका तो देखो सिंपल आंसर है सिंगल सिटीजनशिप। पहले इसका देख लेते हैं, फिर अभी 8th शेड्यूल पे भी आ रही हूँ। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो आपका सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है इंडियन फेडरेशन की। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का यूनिटरी फीचर है। और जबकि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये फेडरल फीचर है कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब फेडरल फीचर में है। एक सिंगल सिटीजनशिप ही ऐसा है जो एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देता है। यूएसए में, जबकि यूएसए में क्या चलती है, यूएसए कंट्री को देखें तो वहाँ पे तो डुअल सिटीजनशिप है, पर नहीं, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले स्टेटमेंट है कि इट ओरिजिनली लिस्टेड 14 लैंग्वेजेस। हाँ जी, ये 14 लैंग्वेजेस को लिस्ट करता है। एज ऑफ नाउ इट इंक्लूड्स 22 लैंग्वेजेस। हाँ जी, एंड इंग्लिश है इसमें, क्या नहीं है। सो यानी ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं है। इंग्लिश हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल तो है, बट ये होम लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए ये 8th शेड्यूल में नहीं आएगी। आई थिंक एक राजस्थानी का भी ऐसा है कि वो भी नहीं है 8th शेड्यूल में, राजस्थानी भी नहीं है। तो देख लिया आपने कि 14 लैंग्वेज इनिशियली थी, बाद में 22 हो गई हैं, और इंग्लिश भी नहीं है। ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंगल सिटीजनशिप है, इसका यही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग पे। पहला है कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन। सही बात है, प्रेसिडेंट पे पार्डनिंग पावर है, और ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है। तो देखो, जो पार्डनिंग पावर है, पार्डन करने की पावर है, यानी क्षमा करने वाली जो पावर है प्रेसिडेंट पे, वो है आपकी आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। ठीक है, यानी इसका तो हो गया आर्टिकल नंबर 72, 1 का बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रेसिडेंट को रिक्वायर है कि वो एक्ट करे जैसे उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे। हाँ जी बिल्कुल, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जैसे एडवाइस करें, तो अच्छा एक आप इसका ऐसे याद कर सकते हो, जैसे 72, जैसे 72, 74 ये सब प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स हैं ना, तो आप इसमें याद कर लो कि आर्टिकल नंबर 74 जो है वो है कि भाई प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो एक बड़ा ही मज़ेदार सा फैक्ट होता है कि जैसे 2 नंबर जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी शांत स्वभाव है, और उसका ये सिस्टम होता है कि ठीक है माफ़ कर देता है, उसका थोड़ा दिल बड़ा होता है, 2 नंबर वालों का दिल बड़ा होता है, वो माफ़ कर देते हैं जल्दी से, है ना। और एक ऐसा सुनने में आता है कि जो 4 नंबर वाले हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और वो बुद्धि है, 4 नंबर वाले बुद्धि है, दिमाग उनका काफ़ी शार्प होता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई जब 74 यहाँ पर आ रहा है, तो बुद्धि शार्प किसकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की शार्प है, इसलिए उनकी एडवाइस से चलिए तो आपका काम बढ़िया बनेगा। और अगर आपको क्षमा करने का इतना ही चाव है तो आर्टिकल नंबर 72 पे आइए। फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। दिस इज योर आर्टिकल नंबर 53। 73 मत समझ लेना, ये 53 है। आर्टिकल नंबर 53 है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास है। तो आप देख सकते हैं कि पार्डनिंग पावर का आर्टिकल 72 है, एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की आर्टिकल 53 है। 72 ग्रांट करता है प्रेसिडेंट को, पावर देता है कि सस्पेंड करे और रेमिट करे सेंटेंसेस को, और आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर इज इन द विद द प्रेसिडेंट।
अगले पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है ना स्टेट में, वो कैन नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, भाई इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। स्टेट कांट एक्सीड दिस मच परसेंटेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मैक्सिमम इतना ही है। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर ये है ना, अमेंडमेंट एक्ट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये फोकस इस पे करता है कि जो साइज़ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो सिर्फ कैपेबल होगा 15% तक ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ताकि जंबो कैबिनेट्स को प्रिवेंट किया जा सके। अब याद करने का क्या तरीका भी है, 9 + 1 10 + 2 + 3, ये आपका 15 आ गया। हाँ, यही एक टेक्निक है इसकी फ़िलहाल याद करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है कि आपको क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसको इस ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी में अरेंज करना है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल। तो अरेंज कर सकते हैं आप लोग। हड़प्पा जो है 1921, मोहनजोदाड़ो 1922, लोथल 1954 और धोलावीरा 1960। धोलावीरा की बात करें तो जेपी जोशी, धोलावीरा किसने ढूंढी, जेपी जोशी ने। ओके, हड़प्पा की बात करें तो दयाराम साहनी। और राइट, मोहनजोदड़ो RD बैनर्जी। ओके, और लोथल की बात करें तो लोथल है आपका RS राव। ऑल राइट, RS राव। तो ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा। पहले हड़प्पा आया कब, 1921, 1922 मोहनजोदड़ो, 1954 लोथल, धोलावीरा 1960, जेपी जोशी, पहले दयाराम साहिनी ने स्टार्ट किया 1921 में हड़प्पा, RD बैनर्जी कहते हैं मोहनजोदड़ो 1922, फिर RS राव लोथल 1954, धोलावीरा 1960, जेपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कि चंपारण जो है वो 1917 वाला चंपारण पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। हाँ जी, सही है। दूसरा कह रहा है महात्मा टाइटल खेड़ा के टाइम पे दिया गया था। नहीं जी, खेड़ा के समय तो नहीं दिया गया था। चंपारण 1917 में हुआ और पहला सिविल डिसोबीडियंस है, ये बात से हम अग्री करते हैं। पर जो महात्मा टाइटल है वो किसने दिया था, वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा टाइटल किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। खेड़ा के पीजेंट वाले लोगों ने थोड़ा ना टाइटल दिया, ये मतलब खेड़ा जाने से पहले ही उनको ये टाइटल अलॉटेड था महात्मा का, गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए, हु इज टाउटेड एज अ तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के तानसेन किसे को कहते हैं, जो ब्लेंड करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को अपने यूनिक स्टाइल में ब्लेंडिंग देते हैं। तो कौन है तानसेन, तो तानसेन कौन है 20th सेंचुरी के, वो हैं आपके बड़े गुलाम अली खान। कौन है, बड़े गुलाम अली खान जी हैं तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो एक मास्टर है किसके, मास्टर ऑफ द पटियाला घराना। पटियाला घराना जो है, पटियाला घराना के ये मास्टर हैं। और ये इनकी जो वॉइस है, इनकी वोकल रेंज काफ़ी अच्छी है, फ्यूजन का स्टाइल काफ़ी बढ़िया है। तो बड़े गुलाम अली खान तानसेन है 20वीं शताब्दी के, 20th सेंचुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर्स को लेकर है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के बारे में 4 बातें हमने बतानी है, कितनी करेक्ट हैं। पहली की है साउथ में सबसे लॉन्गेस्ट है, दूसरी नासिक में ओरिजिनेट करती है, तीसरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर सिस्टम, और चौथी ये डजंट फ्लो इन द आंध्र प्रदेश। बताओ कितनी बातें सही हैं इसके बारे में। तो देखो, इसमें पहली 3 बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात क्या है कि ये लॉन्गेस्ट है, एक तो ये नासिक से ओरिजिनेट करती है, सही बात है। दूसरी, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, पूरे साउथ इंडिया में सबसे लंबी
लॉन्गेस्ट रिवर ही गोदावरी को कहा जाता है। नासिक से रीजन है इसका, और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं गाइस, इस साइड पढ़ते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से भी, ठीक है, नया नासिक से, महाराष्ट्र में। और ऐसा नहीं है ये कि पेनिनसुलर की लंबी है, बिल्कुल है, लार्जेस्ट है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, पर वो कह रहे हैं ना कि आंध्र प्रदेश में नहीं फ्लो करती है, बिल्कुल फ्लो होती है। आप ये देखो, ये गोदावरी महाराष्ट्र से जा रही है, ये तेलंगाना में जा रही है, और ये इधर, ये आंध्र प्रदेश से फ्लो हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि आंध्र प्रदेश से फ्लो नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेंसस 2011 के। व्हाट वाज इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर 2011 सेंसस। बताइए इंडिया की एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या होगी, इंडिया के एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या होगी 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो वो ये होगी आपकी 1.64%। सो 1.64% ही जो है वो इंडिया की एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 5 ईयर प्लान वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट ऑन 5 ईयर प्लान ग्रोथ करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 10th प्लान है वो 7.6% तक बढ़ा था, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। हाँ देखो, 10th प्लान जो है एक्चुअली 7.6% तक बढ़ा था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 11th जो प्लान है उसका टारगेट 9% है। हाँ जी, 11th प्लान का टारगेट 9% रखा था। तो ये 7.6 जो है ये 10th प्लान का है, और 11th प्लान का है 9%। दोनों बातें ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन पे, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में सीरियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 72.4 मिलियन टन्स, 72.4 मिलियन टन्स यानी 1965 से लेके 66 तक, टू वॉट अमाउंट इन 1978 to 79। सो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी गाइज इंक्रीज हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, सीरियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करा है 72.4 मिलियन टन से लेकर के कितने तक, तो 72.4 मिलियन टन्स जो है ये आपके 1965 to 1966 उस समय की बात है। तो जब आपका 1978 और 1979 आ गया तो आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया 131.9 मिलियन टन्स हो गया। ओके, अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है ये क्या लाया, ये लाया हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स लाया, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लाया, तो जिसकी वजह से सीरियल प्रोडक्शन में तो डबल होना ही था ओवर अ डिकेड, यानी 10 साल के अंदर अंदर। यानी अगर आप देखो 1965, 10 साल कितने हुए 1975, तो विद इन 10 ईयर्स 10 to 11 ईयर्स ये आपकी पूरी की पूरी डबल ही हो गई एक हिसाब से देखा जाए तो। 72 का डबल क्या होता है, लगभग कितना 144 होता है, 144 होता है, बट ये यहाँ पर ये है 131.9 मिलियन टन्स। तो ये पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देख लीजिए। 1978-79 का ये डाटा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड। तो आपको डिजिटल नोमैड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को देखना होगा जो लॉन्च हुई है 2025 में, और आपने बताना है स्टेटमेंट्स कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि याकतेन विलेज जो है सिक्किम के पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में है, और उसे इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड डिक्लेयर कर दिया गया है विलेज। दूसरा ये कह रहा है कि जो इनिशिएटिव है ये एक तरह का एफर्ट है जो पाक्योंग की एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ वालों ने लिया है। तीसरी कह रही है कि ये स्टेटमेंट क्या मतलब, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली डिजिटल नोमैड विलेज वाला प्रोजेक्ट है, ये डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है ताकि लोकल टूरिज़्म को एक बूस्ट अप मिले। जो लोकली लोग टूरिस्ट घूमते हैं उनको एक बूस्ट मिले, और एक उन्हें ट्रेडिशनल होम स्टे मिले, वो भी टू द इंटरनेशनल टूरिस्ट ओनली, है ना, तो उन्हें एक ट्रेडिशनल होम स्टे भी मिल सके। तो ये पहला डिजिटल नोमैड गांव ऐसा है जो सिक्किम के पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में है। चौथा कि ब्रॉडबैंड का इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, एंड जितनी भी पावर की बैकअप फैसिलिटी है ये सब भी
रिमोट के काम यानी गाँव के कामों को सपोर्ट करने के लिए लगाई है। बताओ कौन कौन सी इसमें से सही है, आइए देखते हैं। तो देखो इसमें सिर्फ 1, 2 और 4 स्टेटमेंट ही ठीक है, क्योंकि जो इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना है वो याकतेन गाँव ही बना है, और ये सिक्किम में ही है। सिक्किम में वही पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में ही है, पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको ब्रॉडबैंड बैकअप देगा, पावर बैकअप देगा। पर ये जो कह रहा था ना कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, सो दैट इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट एट ऑल। नेक्स्ट देख लो गाइस, आईयूपैक नेम देखो, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपैक नेम क्या है? तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पर देखो सबसे लंबी चेन जो है प्रोपेन की है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 है ना, प्रोपेन की चेन में 1 2 3, और इन 3 कार्बन में जो है आपके मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो तभी बोला 2 मिथाइल बोला, फिर प्रॉप, और फिर ये प्रॉप है ना, ये बीच वाला जो 3 कार्बन से 3 कार्बन वाली चेन को बोला हमने प्रोपेन, और इसके सेकंड नंबर पे, जैसे अगर ये मानना है तो इसके सेकंड नंबर पे ऑल लगा हुआ है, यानी ये लगा हुआ है ऑल। सो यहाँ पर आप कह सकते हो अल्कोहल ग्रुप लगा दूसरी पोजीशन पे, तो यानी 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, एंड दिस इज़ योर टर्शरी, मतलब 4 टर्शरी यानी 3 ब्यूटाइल, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 4। ठीक है, ये एक ईजी सा सवाल है बार्टर सिस्टम को लेके कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में पहले क्या था कि करेंसी वगैरह तो थी नहीं, तो बार्टर एक्सचेंज था। नेक्स्ट देखो 19th क्वेश्चन किस पे है? रिडॉक्स रिएक्शन पे है। ये मान लो रिएक्शन दे रखी है 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहला ये कि भाई इसमें क्या स्टेटमेंट ठीक है? यहाँ देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका? नाइट्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए ना, और ये 4NO बन गया। और इधर अगर आप 5 ऑक्सीजन को देखो तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तभी वो 6 मॉलिक्यूल वाटर का बन गया, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गई, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई। नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुई मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसने छोड़ दिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो उसका रिडक्शन हो गया। ये आप रिडॉक्स रिएक्शन में सीखते हो। नेक्स्ट देखो, पहले वोकलिस्ट का नाम बताओ जो रिसीव करते हैं भारत रत्न अवार्ड, जिन्हें 2008 में ऑलरेडी मिल चुका है और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले वोकलिस्ट जिन्हें भारत रत्न भी मिला है 2008 में और ख्याल गायकी के लिए फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो वो है गाइस पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जी जो हैं ये आपके फेमस है ख्याल गायकी के लिए, और ये कौन से घराने से? ये है आपके किराना के घराने से, किराना घराना। ऑलराइट, पंडित भीमसेन जोशी इन्हें क्या मिल चुका है? भारत रत्न अवार्ड 2008 का, और पॉपुलर है ख्याल गायकी के लिए। आई होप आप इन्हें याद रखेंगे, पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट आ चुका है बायोलॉजी का एक सवाल, ये बताओ आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनिज्म को दैट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पोरिफेरा। तो पोरिफेरा की कैटेगरी में कौन नहीं आता? हाइड्रा नहीं आता, हाइड्रा कौन सी कैटेगरी में आता है? हाइड्रा आता है आपका फाइलम कोइलेंट्रेटा, इस कैटेगरी में आता है, जिन्हें हम सिनीडेरिया भी कहते हैं, सिनीडेरिया भी कहते हैं। जबकि पोरिफेरा के एग्जाम्पल देखो, साइकोन, स्पॉन्जीला, यूप्लेक्टेला, ये पोरिफेरा के एग्जाम्पल हैं। साइकोन, स्पॉन्जीला, देखो साइकोन हो सकता है, ये पोरिफेरा है, साइकोन, स्पॉन्जीला और यूप्लेक्टेला। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे है कि जो राइट हैंड थंब रूल होता है उसमें जो थंब है वो डायरेक्शन देता है किसकी? थंब डायरेक्शन बताता है करंट की, किस डायरेक्शन में करंट बना। और मैग्नेटिक फील्ड में जो कर्ल फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो थंब पॉइंट होता है करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्ल फिंगर्स हैं वो बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, यूनिट बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, तो उसे हम कहते हैं रो
ये आपका रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ होता है, एंड जो कि होता है हमारा ओम मीटर। ओम मीटर क्यों, कैसे भाई, रेजिस्टेंस का तो हो गया ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर हो गई, एक ने मीटर को काटा, ओम मीटर, ओम मीटर हो गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टिविटी का है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है। स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी की, तो ब्लू लाइन जो है वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? तो ब्लू लाइन, ब्लू और ब्लू कलर की आइस होती है, ब्लू कलर का पानी होता है, आज ब्लू है पानी। सो आइस हॉकी में यूज़ होती है ब्लू लाइन। आइस भी ठंडी ठंडी होती है ना, इसलिए तो ब्लू लाइन होती है वो। वैसे एक्चुअल पर्पस होता है कि वो रिंग डिवाइड करे, रिंग इनटू अटैकिंग, न्यूट्रल एंड डिफेंडिंग जोन्स में डिवीजन करे, अटैकिंग, न्यूट्रल और डिफेंडिंग जोन्स में आइस हॉकी। हाँ जी, आपका लास्ट क्वेश्चन कि मॉडर्न हिस्ट्री में बताओ कौन से एक्ट में पावर मिली इंडिया को ट्रांसफ़र करने की ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर कब ब्रिटिश क्राउन पे चली गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था जो 1858 का। ये एक्चुअली 1857 में रिवॉल्ट हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल तो ख़त्म हो गया था, ये वॉयसराय वाला सिस्टम आ गया था। वॉयसराय तब से बनने चालू है, वॉयसराय सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था, यानी ब्रिटिश क्राउन वाला। एंड हेंस योर टेस्ट इज़ कम्प्लीटेड। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं डाइवर्स टॉपिक को लेके, हर चीज़ है ना। अब आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो अगले मॉक टेस्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड।